हिजबुल्लाह को इजराइल ने एक और नया जख्म दिया है। लेबनान में इजरायली बारूद ने हिजबुल्लाह के नए चीफ का खात्मा कर दिया। लेकिन अब दुनिया भर में सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा हो गया कि क्या मिडिल ईस्ट में अब महासंग्राम छिड़ेगा। लेबनान और गाजा पर इजराइल के हमले के खिलाफ ईरान खुलकर खड़ा है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामेनेई ने इस जंग को रुकने नहीं देने का ऐलान किया है। दूसरी ओर नसरल्लाह के बाद हाशिम सैफुद्दीन की मौत की खबर हिजबुल्लाह के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। इजराइल के बारूदी अटैक की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। आपके सामने जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, ये पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। साथ ही हम आपको ये बता दें कि जहां इजराइल का बारूद बरसा वहां एबीपी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल मौजूद हैं, जिनके कैमरे में बेरूत की तबाही की तस्वीरें कैद हुई। एबीपी न्यूज युद्ध भूमि की हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। और मेरे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी और एबीपी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा, उनसे हम जानेंगे कि अभी वहां पर क्या हालात हैं। हम बातचीत करेंगे आगे, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है, इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ा हमला किया है। यह हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हुआ और टीवी के इतिहास में पहली बार किसी न्यूज चैनल के कैमरे के सामने स्ट्राइक हुई। बेरूत के युद्ध क्षेत्र में एबीपी रिपोर्टर जगविंदर पटियाल मौजूद हैं। उनके सामने ही हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ। दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह का नया चीफ मारा गया है। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान के जरिए जहां गिर रहे बम वहीं खड़े थे हम। कैसे लेबनान हमारे कैमरे के सामने हिजबुल्लाह पर हमला। टीवी पर पहली बार लाइव हमला, लाइव प्रहार। हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है, ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूँ। इस वक्त दक्षिणी बेरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है और देखिए पूरा बेसमेंट। यहाँ पर 2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। ना बम का खौफ, ना बारूद का डर, निडर रिपोर्टर। अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं, उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। हेडक्वार्टर पर बरसे बम, हिजबुल्लाह का आका खत्म। जहां पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जगविंदर पटियाल मौजूद हैं, वहां पर अभी भी हमले हो रहे हैं। उनके ऊपर से ड्रोन उड़ रहे हैं। खौफ के इस माहौल के बीच एबीपी न्यूज उस बंकर के अंदर पहुंचा जहां हिजबुल्लाह के नए आका के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। युद्ध क्षेत्र से सब भागे, एबीपी सबसे आगे। हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर इजराइल ने एयर स्ट्राइक का सिलसिला तेज कर दिया। इस वक्त मैं दक्षिणी बेरूत के उस इलाके में हूँ जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और ये एयर स्ट्राइक अभी अर्ली मॉर्निंग किया गया है। चंद मिनट पहले का ये एयर स्ट्राइक है। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह का एरिया है और यहाँ पर हिजबुल्लाह सपोर्टर्स के होने की खबर थी। उसके बाद इजराइल का ये एयर स्ट्राइक देखिए, इस बिल्डिंग को भी तहस नहस कर दिया है। हाशिम पर हमला करने के बाद, हाशिम को बंकर के अंदर टारगेट बनाए जाने के बाद किस तरह से ये देखिए आपको किस तरह से टारगेट किया गया है। ये जहाँ पर कहा जा रहा है कि रुसिए यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका और अभी एयर स्ट्राइक हुआ है। ये इजराइल ने ठाना हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाना। वो इलाका है जहाँ पर बेरूत यानी लेबनान की राजधानी है। और देखिए लेबनान की राजधानी के उन तमाम इलाकों में किस तरह ये मल्टी स्टोरी जो अपार्टमेंट बने हुए हैं, इन पर लगातार इजराइल के एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। इजराइल के ये एयर स्ट्राइक मुझे वही याद दिलाते हैं जब मैं इजराइल के गाजा युद्ध को, गाजा पट्टी के उस युद्ध को देखने गया था। उसी तरह की ये डिस्ट्रक्शन अब नजर आ रहा है बेरूत के आसपास के इन इलाकों में। देखिए अभी भी नीचे आवाजें आ रही हैं, ये सुन पाएंगे। ये वो आवाजें हैं, इस एयर स्ट्राइक के बाद
लगातार इन बिल्डिंगों में सुनी जा रही है। पूरा इलाका खाली है। आसमान से बरस रहे बम, हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर खत्म। और अभी भी मैं ड्रोन सुन रहा हूँ, ड्रोन की आवाज़ यहाँ लगातार आती रहती है। खास बात यह है कि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी छत पर प्रेस लिखना पड़ता है। मैंने पूछा ड्राइवर को कि ऐसा छत पर क्यों लिखा जाता है। वो कहता है कि यहाँ इतने ड्रोन घूमते हैं और गाड़ियों को जिस तरह से स्ट्राइक किया जाता है उस स्ट्राइक से बचने के लिए कि ये प्रेस की गाड़ियाँ, इसलिए यहाँ छत पर लिखा जाता है। यूएनओ की गाड़ियों को भी इसी तरह से लिखा जाता है। लेकिन ये तस्वीर आपने देखी जो इजराइल के हमले के बाद एक बार फिर हिजबुल्लाह के गढ़ में तहस-नहस कर दिया गया है। उनके हेडक्वार्टर्स को, उनके अड्डों को, उनके कमांडर्स के ठिकानों को कैसे नष्ट किया जा रहा है, इसकी ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दक्षिण बेरूत, लेबनान। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता की इजराइल को चेतावनी। आपको बता दें, तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में बोले खामनेई, इजराइल पर फिर करेंगे हमला। खामनेई ने कहा, नसरअल्लाह की मौत से दुखी लेकिन हारे नहीं, हमारी हिम्मत बढ़ी है, दुनिया के मुस्लिम एक हों, ये अपील भी की खामनेई। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, आज सुबह से लगातार आपकी रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से जांबाजी के साथ, निडरता के साथ आपने वहां के पूरे हालात जो हैं वो कैमरे में कैप्चर किए, दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाई। अब क्या स्थिति आपको नजर आ रही है और क्या कुछ और देखा आपने? देखिए, हालात बहुत संवेदनशील बने हुए हैं। यहाँ पर ड्रोन्स की रैकी लगातार पूरे बेरूत पर चलती रहती है। पहली बात मैं बताऊं कि जो आपने कहा कि ईरान ने धमकी दी है, 7 अक्टूबर का दिन आ रहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल 7 अक्टूबर को ही इजराइल पर हमास ने हमला किया था और 200 के करीब लोगों को वहां बंधक बनाया था और कई की हत्या कर दी गई थी। उस 7 तारीख को लेकर इजराइल ने इस बार पूरी तैयारी की है कि कोई इस तरह का हमला इस बार नहीं होना चाहिए। दूसरा, साउथ लेबनान में जो रेड्स की गई हैं, जो ग्राउंड रेड्स चल रही हैं, उसके बारे में ये इजराइल का दावा है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो हिजबुल्लाह उसी तरह का एक बार फिर से प्लान कर रहा था जो 7 अक्टूबर को पिछली बार किया था। उसी तरह का हमला, उसी तरह का सीज, उसी तरह से इजराइल पर हमले की एक बार फिर तैयारी चल रही थी। उस हमले को रोकने के लिए इन्हें ग्राउंड से हमला करना पड़ा है। तीसरी बात, रात के समय में हिजबुल्लाह के जितने भी बड़े कमांडर्स, मेरे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं ना, बेरूत का ये वही इलाका है, दाहिद इलाका। इसी बिल्डिंगों के बीच में उन कमांडर्स के घरों को, अड्डों को, उनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को, बेसमेंट को ढूंढ ढूंढ कर इजराइल मार रहा है, चुन चुन कर मार रहा है। और इतने इलाके में ड्रोन फैलाए गए हैं कि ये पूरा लेबनान जानता है कि वो इजराइल से बचे हुए नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि पहली बात, ईरान ने जो धमकी दी है उसको लेकर इजराइल की क्या तैयारी है। दूसरा, लेबनान को किसी तरह की रियायत नहीं दी जा रही है और रात के अंधेरे में लगातार ये हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के अड्डों पर। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता ने इजराइल को चेतावनी दी है। आपको बता दें, अभी की बड़ी खबर, तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में बोले खामनेई, इजराइल पर फिर करेंगे हमला, नसरअल्लाह की मौत से दुखी लेकिन हारे नहीं, यह कहना खामनेई का, हमारी हिम्मत बढ़ी है, दुनिया के मुस्लिम एक हों, यह अपील भी की खामनेई ने। यअमुरून बिलमारूफ व यनहौन अनिल मुनकर बिरआयत तक़वाए इलाही। در گفتار حکمت الهی یعنی استحکام، باید حواسمون جمع باشه. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال جود. حکمت الهی باید حواسمون جمع باشه. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان در همه جود. حکمت الهی یعنی استحکام، باید حواسمون جمع باشه. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال माहौल बना पूरे राज्य में। पर माहौल थोड़ा
अनबन सी लग रही थी कि जिस दिन राहुल जी आए आपका हाथ और हुड्डा जी का हाथ मिलाया, और फिर कल हमने देखा कि सडनली आउट ऑफ द ब्लू अशोक तंवर जी आ जाते हैं स्टेज पे। तो ये स्टेज पे बहुत कुछ हो रहा है आजकल। हाँ, तो स्टेज पर भी होता है और ज़मीन पर हम काम कर ही रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्या आपके इंटरव्यू को लेकर बात चली थी जिसमें आपने द वन दैट यू डिड विद ललन टॉप, तो उसमें ऐसे लग रहा था दैट आपके बीच, आपके और हुड्डा जी के बीच में जो बात नहीं हुई कई साल से, क्योंकि व्हेन ही आस्क्ड यू व्हेन डिड यू स्पीक लास्ट, इट डिपेंड्स व्हाट यू आस्क। अब जो आप पूछेंगे तो कुछ तो जवाब आपको मिलेगा। तो कोई ऐसी वो नहीं कि वो एक इतना ऐसा पॉइंट हो। तो हमारी स्टेट में तो सब कुछ देखो ओपन रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मीडिया को उसमें इतनी तरजीह देनी चाहिए। ओपन तो नहीं है, लेकिन काम जो हो रहा है, काम तो सब कर रहे हैं। ये आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट कि पार्टी के लिए तो काम सब कर ही रहे हैं नीचे ज़मीन पर। ठीक है, हर पार्टी में थोड़ा बहुत खींचतान भी चलती हैं, होता है, ग्रुप्स होते हैं, बहुत चीज़ें हैं। पर जो गुटबाजी हमको दिखने में आ रही है, इट्स क्वाइट क्लियर, अंदर ही अंदर तो देयर वाज ट्रबल फॉर ऑलमोस्ट 10 years इन द पार्टी। लेकिन कल जैसे अशोक तंवर जी सडनली स्टेज पर आ गए, हुड्डा जी भी थोड़े सरप्राइज दिख रहे थे। आई थिंक ही ऑल्सो वॉज नॉट अवेयर टिल द लास्ट मोमेंट। आपको पता था वो आ रहे? मुझे मालूम, बता दिया गया था। बता दिया गया था। तो बात ये भी चल रही है कि दलित समुदाय को अपनी तरफ लाने के लिए, बिकॉज द कांग्रेस इज़ नॉट टू श्योर कि अगर सैलजा जी नाराज़ हैं तो क्या दलित समुदाय फील्स दैट हमें, हमारी लीडर को नहीं इम्पोर्टेंस दिया जा रहा पार्टी में। देखो, समुदाय भी होता है और कोई भी एक लीडर चाहे किसी भी समुदाय का हो, दलित है, पिछड़ा है, जनरल में अनेकों कास्ट हैं, तो कोई किसी का एक छत्र नेता नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर होता है कि वो समुदाय देखता है कि हमारे नेता या नेताओं के साथ क्या हो रहा है। हमारे एक सिंबल भी होते हैं, तो सब समुदायों की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं। तो ये सब है, पार्टी मतलब राजनीति का हिस्सा है ना। जैसे हरियाणा में आवागमन भी राजनीति का हिस्सा है। पर आप कभी नहीं गई? चुनाव नहीं, शैलजा कभी नहीं गई, ना जाती है। जाएंगी? क्यों जाएगी शैलजा, क्यों जाएगी? बात तो चल रही है दिल्ली में, बहुत गर्मा गर्मी। दिल्ली क्या है, दिल्ली एक मीडिया का एक ये ऐसा हब है जहाँ बहुत सी बातें बिना सिर पैर के चल जाती हैं और उनको तरजीह मिल जाती है। ये चीज़ है, दिल्ली इज़ डिफरेंट। नहीं पर लेकिन मेरे राज्य के लोग तो मुझे अच्छी तरह से जानते। खट्टर साहब ने तो ओपनली कहा था इनविटेशन है। फिर क्या हो गया उनके इनविटेशन से? क्या नहीं जाएंगी आप बीजेपी में? बीजेपी में क्या कहीं, शैलजा तो कांग्रेस ही है ना। पर कांग्रेस से थोड़ा बहुत नाराज लग रही हैं आप। कांग्रेस से नाराज नहीं होती। देखो, बात ये है कि पार्टी में कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो सिचुएशंस के और कई बार इन चीज़ों में होता है कि कोई चीज़ पसंद आए ना आए, कुछ निराशा हो, कभी खुशी हो, तो ये परिस्थितियां तो चलती रहती हैं। पर आपके साथ मेरा भी बहुत लंबा समय हो गया, अब 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी, तो हर तरह की सिचुएशन देखी है। 1988 से आप हैं पार्टी में, बट डू यू फील दैट बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस लीडर्स इन द पार्टी इन द फ्रॉम द स्टेट, आपको सम्मान नहीं दिया जा रहा? नहीं, सम्मान तो है, उसमें कोई बात नहीं है, पोजीशन भी है, सम्मान भी है। कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसमें लोगों को महसूस होता है कि पूरा सम्मान नहीं मिला। लोगों को मतलब किसे? लोग, परसेप्शन। आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें लगता है कि आपको सम्मान नहीं मिला? परसेप्शन होती है ना, राजनीति तो परसेप्शन का ही गेम है। क्योंकि आप टिकट्स भी नहीं दे पाई आपके सपोर्टर्स को। टिकट्स तो देखो 100% सबको नहीं, कोई ना दिलवा सकता ना मिलती। अब हर एक कितने लोगों को बोल देते हैं लेकिन उतनों को नहीं। हुड्डा जी को तो मिल गए ना, प्रभारी भी वो नियुक्त कर सके आपने? प्रभारी
द प्रभारीज, उनके जो प्रभारी थे, जो प्रभारीज हैं वो भी सपोर्टर्स हैं उनके? ये चीज़ें तो देखो हैं, चली हैं, उसमें तो पार्टी का इंटरनल मैटर है ये, और इसको जहाँ जब हमें लगा तो इस बात को हमने उठाया भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये फिर भी पार्टी में हर तरह की बात चलती हैं, पर हम भी पार्टी का हिस्सा हैं, सब लोग पार्टी का हिस्सा है। क्या अशोक तंवर जी का लाना, पार्टी में लेके आना, यू जस्ट डिफीटेड हिम, आई थिंक व्हाट वाज द 2,68,497, दैट्स द नंबर आई हैव, वॉपिंग मार्जिन दैट यू डिफीट हिम, अभी कुछ महीने पहले। अब उनका वापस लाना, इज दैट टू नीडल यू? I shouldn't think so. I have already won. So how does it affect me? अभी उन्हें हराया और अब वो यू विल हैव टू वर्क So विद how हिम। does it affect me? उन्हें एक ज़माना था जब उन्हें ब्लू आइड बॉय ऑफ राहुल गांधी भी कहा जाता था, लेकिन इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट थिंग्स गॉट बैड। इनफैक्ट वो जाके वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, ही वेंट इन फ्रंट ऑफ 10 जनपथ, ही प्रोटेस्टेड। जब इतना कुछ हो गया तो फिर उन्हें पार्टी में लाने की क्या ज़रूरत थी? That's for the high command to see. It's their decision. पर जब आप पार्टी में रह चुके हैं फॉर 35 years, More. More than yeah, more than 35 years. 35. Yeah, that's okay. हाँ, as a सांसद you have been there for 36 years, from Rajya Sabha, Lok Sabha, both you have done. क्या आपसे पूछा नहीं जाता क्या हमें पार्टी में लें या ना लें इनको? ज़रूरी नहीं है पूछा जाए, कई बार हाई कमांड लेवल पर कुछ फैसले हो जाते हैं। यू वर सेइंग कि दिल्ली में अफवाह चल रही थी कि क्या शैलजा जी बीजेपी में जाएंगी, खासकर जब खट्टर साहब ने कहा, और देन बीजेपी इटसेल्फ सेड कि मैंने नहीं कहा, आपने कहा है कि अफवाहें थी। तो जब what you were saying is you were dismissing it कि ये अफवाह है, I'm still dismissing. You're still dismissing it. Okay. जब इनविटेशन जारी थी, जब बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान आ रहे थे कि शैलजा जी को, तंवर जी को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, दलित बिरादरी के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस जो है वो सिर्फ दे जस्ट डू टोकन जेस्चर्स, पर वो रिस्पेक्ट नहीं देते। जब ऐसी बात चल रही थी और फिर तंवर जी वहाँ पर आते हैं, इज इट बिकॉज दे आर वरिड, द कांग्रेस इज वरिड कि दलित समुदाय जो है, दलित बिरादरी जो है, दे विल नॉट वोट? कल पोलिंग है, आर दे स्कैर्ड फॉर दैट? आई थिंक ओवरऑल माहौल जो है हरियाणा में वो कांग्रेस के फेवर में है और सभी लोगों में। इज इट एन एंटी बीजेपी वोट बिकॉज इट्स एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट? बोरियत हो गई है बीजेपी से, इसकी वजह से यू फील? बोरियत नहीं हुई, बीजेपी के फैसले जो 10 साल की इनकी सरकार रही, लोगों के उनके बीच में आपको कभी कोई ऐसा संवाद नहीं नज़र आया होगा। इवेंट्स को छोड़ दीजिए, लेकिन जो नेताओं का ज़मीन के साथ, लोगों के साथ एक जुड़ाव होना चाहिए, वो जुड़ाव आपको इनकी सरकार में कभी नज़र नहीं आया। लोगों से ये दूर थे, लोग इनसे दूर थे। ठीक है, मौका मिल गया 2 बार, जैसे तैसे भी मिला, बहुत ज़्यादा अच्छी मेजॉरिटी तो इनकी आई नहीं, एंड दे फेल्ड टू कंसोलिडेट दैट। लोगों ने इनको बहुत उम्मीद के साथ इनकी सरकार बनाई, लेकिन इन्होंने लोगों को टोटली फेल किया, उनकी उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेरा, तो लोग, स्वाभाविक था कि लोग इनसे दूर हो जाएं, और आज के दिन भाजपा से बहुत दूर हैं लोग। आपको क्या छत्तीस बिरादरी का सपोर्ट मिला था इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, एंड क्या वो छत्तीस बिरादरी का सपोर्ट मिलेगा कांग्रेस पार्टी को इस बार? जी बिल्कुल, छत्तीस बिरादरी का मिलेगा, और मुझे तो हमेशा ही मिला है छत्तीस बिरादरी का। मैं एक समुदाय से ज़रूर आती हूँ, दलित समुदाय से हूँ, लेकिन छत्तीस बिरादरी का मैं एक कांग्रेस पर्सन हूँ, और छत्तीस बिरादरी का हमेशा हमें सपोर्ट मिला है। मेरे पिताजी को भी मिला, स्वर्गीय चौधरी दिलबीर सिंह जी को, और मुझे भी मिला। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने आपको उतना ही सम्मान दिया जितना यू डिज़र्व? कुछ सम्मान तो मिलता ही है, सम्मान मिला है, हम यहाँ तक आए हैं, सम्मान तो मिला है। आप नरसिम्हा राव के कैबिनेट में थी? नरसिम्हा राव जी के समय से, हाँ जी बिल्कुल, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भी दोनों भी UPA 1 UPA 2 दोनों में थी मैं, बिल्कुल। या you have also seen Rajiv Gandhi, you have seen several I was leaders. brought into politics by Rajiv ji. Ji, and you were always considered very close to the Gandhi family. One has always seen you in parliament with Sonia ji. When Sonia ji would enter, you would be with her, and the others would be following 10 steps later. For a long time we used to see that. Do you feel that that cost you so much?
कि स्टेट में आपको सिर्फ गांधी परिवार का लॉयलिस्ट माना जाता था, नॉट रियली अ स्टेट पर्सन? पर स्टेट में मैंने बहुत काम किया, सबको पता है। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं, देखो आप जीत नहीं सकते अगर स्टेट में आपकी मोरिंग्स ना हो। और स्टेट में आई हैव ऑलवेज बीन व्यूड, क्योंकि जैसे स्टेट में ये आया राम गया राम शब्द हरियाणा से ही शुरू हुआ था, वे बैक इन द 60s। यस, तो तब से हरियाणा में रहा, तो हमारी अपनी जगह रही कि हम ऐसे हैं जो पार्टी कभी छोड़ नहीं सकते, ना छोड़ी। 77 के बाद भी मेरे पिताजी पार्टी में रहे और उन्हें पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया, पीछे मुझे भी बनाया गया। तो और उसके अलावा लोकसभा में बार बार जो जीत के आए, तो वो भी स्टेट की मोरिंग्स से ही जीत कर आए हैं। तो काम स्टेट में जान पहचान, यहाँ पे मंत्री पद सब कुछ मिला। स्टेट में पीसीसी प्रेसिडेंट भी उससे भी काम किया हमने। और जब कोरोना था उस समय भी निकल कर ज़मीन पर काम किया हमने, उसके बाद भी यात्राएं की हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट में ना हो। आज के दिन भी लोगों में अगर इतना है तो वो स्टेट में काम के कारण ही है। ज़मीन पर काम करने में विश्वास रखती हूँ मैं। सिंस यू आर गोइंग यहाँ पर ज़रूर परिवार का बहुत अफेक्शन रहा है मेरे साथ, पर उनका तो बहुत लोगों के साथ होता है। डू यू फील लेट डाउन कि आपको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया गया इस बार? No, no. Let's put that in the right perspective. चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती है, किसी को भी नहीं करती। आपने देखा अभी भी नहीं किया है, बाय एंड लार्ज नहीं करते हैं। एंड देन इट रिजल्ट्स इन लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, जैसे कर्नाटका में हुआ था, डीके शिव कुमार होंगे या फिर सिद्धरामैया होंगे। राजस्थान में इट वाज गहलोत वर्सेस सचिन। व्हाट अबाउट इन हरियाणा? आर यू स्टिल अ प्लेयर? व्हाट डू यू मीन स्टिल? Are you a player for, even if the party wins, is it possible that you could be a chief minister candidate? See, that only High Command will have to answer. Only High Command will have to decide. There are few people who would be in the consideration zone, and I think Selja would be there. For chief ministership? अब देखो, सीनियरिटी में, काम में, इन सब चीज़ों में नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजंस ही तो हाई कमांड देखेगा। तो ऐसे उसमें शैलजा को हाई कमांड नज़रअंदाज तो नहीं करेगा। फिर आप 12 दिन आपने कैंपेनिंग नहीं किया, तो विल दैट बी, जैसे एग्जाम में होता है ना, माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट, दैट इज फॉर द हाई कमांड टू सी। इन स्पाइट ऑफ दैट यू फील कि आपका जो माय कमिटमेंट टू द पार्टी हैज नेवर बीन इन क्वेश्चन। जी, दैट इज वन थिंग दे नो एंड दे आर श्योर ऑफ। And you've always been an outspoken person about whatever wrongs were happening in the party. You didn't shy away from it. Since you were talking about history, let me go back to that 2005 meeting which happened in the Parliament Annex C. You came out in support of Hooda ji. And today it's come to a situation where he's not even talking to you. How does that work? That's okay. We are part of the same party. उसमें कौन सी इतनी बात है। पार्टी में अल्टीमेटली हमारे कोई छोटी पार्टी तो है नहीं, रीजनल पार्टी तो है नहीं दैट इट कांट वर्क। इट स्टेट आफ्टर स्टेट देयर आर दीज इश्यूज, बट हाई कमांड इज देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैम, इतने दिग्गज नेता जिन 30-35 साल का एक्सपीरियंस है और वो कट्टी करके बैठ जाएंगे तो कट्टी करके बैठने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यू वर्क फॉर द पार्टी एंड हाई कमांड सीज, देखते हैं सबको अपनी अपनी स्पेस के लिए। तो अगर हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, अगर आपकी पार्टी जीती है, हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो आप उनके साथ काम नहीं करेंगे? अगर आप बनेंगे तो वो आपके साथ काम नहीं ये करेंगे? तो आप कह रहे हो ना, ये तो हाई कमांड, देखो ये आपको याद है जब लेते हैं। जब आप अंबाला से थी, व्हेन यू वन फ्रॉम अंबाला, देन यू योरसेल्फ सेड दैट ही एज चीफ मिनिस्टर डिड नथिंग फॉर अंबाला। आपने खुद कहा दैट टाइम आई डोंट वांट टू रेक अप ओल्ड इश्यूज नाउ, बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग फॉर इलेक्शंस, फॉर पोलिंग, सो आई डोंट वांट टू रेक अप ओल्ड इश्यूज। लेकिन जब जो स्थिति थी वो स्थिति मैंने सामने रख दी थी। तो अब वही होगा, अगर वो सीएम बनेंगे तो सिरसा तो इग्नोर हो जाएगा ना फिर? अब कौन सीएम बनेगा, क्या होगा, ये तो हाईकमांड अब आगे सबको देखकर सबका बैलेंस करके चलेगा। तंवर साहब तो नहीं बनेंगे ना सीएम, या तो आप बनेंगी या हुड्डा जी तो बनेंगे। ये हाईकमांड देखेगा अब सबका। अब किरण जी भी नहीं सबका है, फैसला सुरजेवाला जी साइड में बैठे हुए हैं। हाईकमांड बैलेंस करके चलेगा ना। अब उन्होंने देखा है, देख रहे हैं, काम किया है। काम तो हम लोग कर ही रहे हैं ना नीचे, पर हाईकमांड जब तक, और राहुल जी का अगर ओवर आर्चिंग रोल नहीं होता
भाजपा की नाकामियां और राहुल जी का ओवरआर्चिंग रोल। अगर नहीं तो कुमारी सैलजा को आपने सुना, मुख्यमंत्री वाले सवाल पर बार बार यही कहती रही कि हाईकमान इस बारे में तय करेगा, यानी उस पर खुलकर ना तो वो हां कह रही हैं ना कह रही हैं। उनका यह कहना कि यह सब कुछ तय किया जाएगा आला कमान की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। दरअसल 15-16 अक्टूबर को एससीओ समिट होना है, तो एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए उन्हें जाना है। पाकिस्तान में यह बैठक होनी है और इसमें हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर जाएंगे, हिस्सा लेंगे, इसका हिस्सा वो बनेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को जो बैठक होनी है एससीओ समिट की। तो अभी की बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। दरअसल 15 और 16 अक्टूबर को जो एससीओ समिट है, यानी उसकी जो बैठक होनी है, उसका हिस्सा वो बनने वाले हैं। तो यह तय किया गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। पाकिस्तान में एससीओ की यह बैठक होनी है 15 और 16 अक्टूबर को, और इसका हिस्सा बनेंगे भारत के विदेश मंत्री। पंद्रह और 16 अक्टूबर को जो बैठक होनी है एससीओ की, उसका हिस्सा बनने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को वहां पर जाना है, यह तय किया गया है। और अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। 15-16 अक्टूबर को एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। सीएम आवास छोड़कर अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली इलाके के ही फिरोज शाह रोड पर शिफ्ट हो गए हैं। अपने पुराने आवास से विदा लेते वक्त केजरीवाल पुराने स्टाफ से गले मिलते नजर आए। इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को उन्होंने बाकायदा चाबी सौंप दी, और जब वहां से रवाना हो रहे थे, आप देख सकते हैं अपने तमाम पुराने कर्मचारियों के साथ आत्मीयता के साथ मिलते हुए दिखे। और फिर जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने अपने घर की चाबी सौंप दी। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उनके माता पिता, सभी लोग वहां से जब रवाना हो रहे थे, उस दौरान की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और अब इनका नया पता है 5 फिरोज शाह रोड, यानी फिरोज शाह रोड पर जो 5 नंबर कोठी है। आपको बता दें कि ये नई दिल्ली विधानसभा इलाके में ही आता है, यहीं पर केजरीवाल का चुनाव क्षेत्र भी है। तो जब केजरीवाल यहां से रवाना हो रहे थे सीएम हाउस से, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा वो दे चुके हैं। ऐसे में जो सुविधाएं उन्हें मिली थी सीएम के तौर पर, वो भी उन्होंने छोड़ दी हैं। सीएम आवास से जब वो रवाना हुए, उस वक्त की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और अब वो पहुंच गए हैं 5 फिरोज शाह रोड, जो कि अब उनका नया पता होगा। आपको बता दें कि जो ये बंगला है 5 फिरोज शाह रोड, आम आदमी पार्टी के ही एक सांसद के नाम पर अलॉट हुआ है, और इसी घर में अब रहेंगे केजरीवाल। और जब सीएम हाउस से निकल रहे थे, उस दौरान की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहां पर उनके तमाम स्टाफ उन्हें विदा करने के लिए आए थे, और अपने पिता का हाथ थामे कुछ इस तरीके से केजरीवाल वहां से निकल रहे थे। वो तस्वीर भी आपने देखी, ये देखिए। और पीछे सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की माता जी भी।